नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। आज हम पढ़ेंगे, एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, इतिहास की शुरुआत करेंगे। और इतिहास में हम एक अपने तरीके से शुरुआत करेंगे, अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है इसमें। तो उससे पहले हम थोड़ा सा, ये सर्वविदित है, सबको पता है इतिहास क्या है। जो भी हमारी रिसेंट घटनाएं हैं, पास्ट में जो भी हमारे साथ घटित है, वो हमारा क्या है, इतिहास है। उस इतिहास से, उस पास्ट की घटना से, उस बीते हुए काल से हम कुछ सीखते हैं और हमें कुछ जानकारी मिलती है। इसीलिए हम अपने इतिहास को छानते हैं, खंगालते हैं, ताकि हमें वहाँ से कुछ पता चले कि पहले कैसे होता था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। हम उससे एक पैरामीटर तैयार करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं, ताकि हम आगे बढ़े। अगर हम अपने पिछले जीवन में कुछ पीछे थे तो हम ये देखेंगे हम कितने आगे आ चुके हैं, आगे हम कितना जाएंगे। इतिहास पढ़ने का और जानने का यही एक कारण है कि हम उससे कुछ सीखते हैं और आगे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ये चीज़ है कि इतिहास तो जो बीत चुका है वो है, लेकिन इतिहास का पता कहाँ से चलता है, इतिहास क्या है। तो उसी पे मेरा जो पहला टॉपिक है आज का है, उसका है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, द सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जो पहला है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि हम ये अभिलेखों से पता चलता है, तो हमने पहले अभिलेख को रखा है। अभिलेखों से कैसे पता चलेगा, तो अभिलेखों को जो पढ़ाई की होगी, जिसने इसके बारे में जानकारी, उसकी स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। ये एक प्रश्न है 1 नंबर का, इंग्लिश में भी पूछ सकता है और रीजनिंग में भी ये ऐसे करके दे सकता है। आपने देखा होगा कई बार, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभिलेखों की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। और अब आगे देखते हैं, जैसे कि गरुड़ स्तंभ लेख से हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए हैं और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट और सारी बातें बताने की कोशिश करिए। गरुड़ स्तंभ लेख से पता चलता है कि भागवत धर्म का विकास 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और यहाँ से यवन राजदूत हेलियोडोरस के बारे में भी पता चलता है। तो प्रश्न आपका बनेगा कि गरुड़ स्तंभ लेख से इनमें से क्या बातें पता चलती हैं। तो हो सकता है ऑप्शन में चारों चीज दे रखे हो, 4 चीजें दे रखे हो और उसमें से एक आपका आंसर हो। इसी तरीके से पूछा जाएगा। और ये पढ़ाने का मतलब ये है, ये सारी बातें थोड़ा सा अलग कोशिश की है मैंने, क्यों अब एसएससी के एग्जाम में जीके का वेटेज जो है बढ़ा दिया गया हर एग्जाम में। तो यानी अब ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए हर बात भी पता होनी जरूरी है। दूसरा है D.R. भंडारकर, एक विद्वान है। इन्होंने अभिलेखों में 300 ईसा पूर्व पहले अशोक के बारे में लिखा। कहाँ से लिखा, जो अभिलेखों में लिखा था उससे पता करके, उसके बारे में जानकर फिर इन्होंने उसके बारे में, अशोक के बारे में लिखा। किसने, D.R. भंडारकर ने। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर योम उदय गोलम, ये अभिलेख है जहां से हमें अशोक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चला। और इन अभिलेखों में अशोक को इन्होंने देवान पियदसी के नाम से संबोधित किया है। इसका मतलब होता है देवों का प्यारा। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि ये अभिलेख से पता चलता है कि देवान पियदसी किसे कहा जाता है, ये अशोक के लिए कहा गया है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि से भी अशोक के बारे में जानकारी हासिल करी। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। अब देखें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को मैंने लिखा, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, वो किसका शासनकाल का है, खारवेल शासक थे इस टाइम। और इनके शासन की घटनाओं के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। दूसरा है जूनागढ़ या गिरिनार का अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख। यहाँ का शासक था रुद्रदमन। यहाँ पे इसके विजय, व्यक्तित्व और जो इसने काम किए थे उसके बारे में हमें पता चलता है। अगला है नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री ये एक रचनाकार हैं और इन्होंने इसमें सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी दी है। और खासकर किसके बारे में दी, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहन वंश के शासक थे, इनके बारे में इन्होंने ज़्यादा इस अभिलेख पर मेंशन किया गया है, दिया गया है। तो ये पूछ सकता है कि जो नासिक अभिलेख है वो किससे संबंधित है। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बनकर आ सकता है। प्रयाग स्तंभ है एक
अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त के बारे में है, जहाँ पे उसके विजय एवं नीति के बारे में बताया गया है। दूसरा है एहोल का अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, जो उसके हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में ये जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। अगला है भीतरी स्तंभ, स्कंदगुप्त के बारे में है, उसके जीवन की घटनाओं में जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में इस अभिलेख पर मेंशन किया गया। कौन सा? भीतरी स्तंभ के बीच में। ये तो हो गया पहला पॉइंट जो अभिलेखों से पता चलता हमारे इतिहास के बारे में। दूसरा है स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन, अब भवनों पे भी, स्मारकों पे भी है जो है चित्रकला या खुदाई करके चित्रों को उत्कीर्ण किया जाता, वहाँ ड्रॉ किया जाता था, बनाया जाता था। और राजा महाराजा जो लोग होते थे इस चीज़ के शौकीन होते थे, क्योंकि उस समय कैमरे का चलन नहीं था, तो चित्रों को बनाया जाता था या दीवारों पे या लोहे के स्तंभों पे या कहीं ना कहीं उसको खुदाई करके उत्कीर्ण किया जाता था। तो क्या हुआ है, यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि जब खुदाई की गई किसकी, अंतरीजी खेड़ा एक जगह है, इसकी खुदाई की गई। ये कम से कम 1000 ईसा पूर्व की बात है। तब पहली बार लोहे का प्रयोग ये लोग करते थे, यानी इन लोगों को लोहे की जानकारी थी। ये भी एक प्रश्न बन सकता। आज के समय में लोग कहते हैं जीके कहाँ से पूछा जाता। भाई जीके बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, जितना पढ़ लो उतना कम है, तो इसीलिए हर जगह से कोई भी प्रश्न बन सकता। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा दिखता होगा। अगर मैं कुछ ना लिखूं और डायरेक्ट लिखना शुरू करूं तो शायद ये वीडियो 1 घंटे का बनेगा, और इस भागते हुए दौड़ में कोई 1 घंटा किसी को सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और जीके जैसे सब्जेक्ट में तो बस रिवीजन है, आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 10-15 मिनट में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो आगे देखो, उत्तर भारत में जो स्मारक या भवन बने, वहाँ जो मंदिर बने, उत्तर भारत के जो मंदिर थे उनको नागर शैली कहा जाता है। वहाँ के मंदिरों का जो डिज़ाइन था उसको नागर शैली का नाम दिया गया। और वहाँ का एक मंदिर है जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर, ये खजुराहो में है। कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे? खजुराहो में। ये कौन सी शैली का उदाहरण? नागर शैली। पूछ सकता है कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कौन सी शैली का उदाहरण है, तो ये नागर शैली का है। मध्य भारत में जो मंदिर बनाए गए उसको वेसर शैली कहा जाता है, और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए गए उसको द्रविड़ शैली कहते हैं, जो कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर जो है इसका उदाहरण है। किसका? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का उदाहरण है। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया में भी हमारे ये स्रोत मिलते हैं इतिहास के, भारत के बारे में। जैसे जावा पे बोरोबुदुर स्तूप है, बौद्ध का एक महायान बौद्ध का एक स्तूप है। कहाँ पे? जावा में है। वहाँ से भारत के इतिहास के बारे में भी पता चलता है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, जहाँ से हमारे इतिहास के बारे में, पिछले जीवन के बारे में पता चलता है कि पहले के लोग कैसे थे। अगला है सिक्कों से भी पता चलता है। सिक्कों की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और ये 206 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक क्या हुआ, बहुत प्रचलन में रहा। सिक्कों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था अपने आप को, अपने शासन को बताने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बताने के लिए। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा। जैसे पंचमार्क के सिक्के, उसको आहत भी सिक्के भी कहा जाता था। उस पर ठोकर मार के या उसको पीट कर, इसीलिए उसको आहत करके बनाया जाता था। इसको क्या कहते थे? आहत सिक्के। उनको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था, जिसपे किसके किसके चित्र जो है बने रहते थे? पेड़ के, मछली के, सांड के, हाथी के, अर्धचंद्र, आधा चांद के भी चित्र बना रहता था। ये 5 चित्र उस पर बने होते थे सिक्कों पर। कौन से? पंचमार्क सिक्के और आहत सिक्के। मौर्योत्तर काल में जो सिक्के इस्तेमाल किए गए, सीसा, चांदी, सोना, तांबा। और सातवाहन में जो सबसे ज़्यादा सिक्के बनाए गए वो शीशे के सिक्के बनाए गए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे ज़्यादा कौन से काल में यूज हुआ? किसके शासन काल में? सातवाहन काल में जो है यूज हुआ शीशे का सिक्का। और गुप्त काल में जो है सोने का सिक्का जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहा। पहला अभिलेख जो हमें देखने को मिलता है वो पहला जो लेख लिखा वो किसने लिखा? यवन शासकों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। पहला लेख लिखने का किसने शुरू किया? यवन शासकों ने शुरू किया। यह भी एक प्रश्न बन सकता है। और समुद्रगुप्त का जो है सिक्के पे जो फोटो आई वीणा बजाते हुए, तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि वीणा बजाते हुए किस शासक का जो है सिक्के पर जो है
चित्र है वो है समुद्रगुप्त का, और इससे ये भी पता चलता है कि वो राजा था लेकिन उसको संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था। अगला है मूर्तियाँ। मूर्तियों से पता चलता है कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ की मूर्तियाँ बहुत फेमस है, सांची, बोध गया और अमरावती। यहाँ से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्रकला, चित्रकला से पता चलता है चित्र जो उकेरे जाते थे, अजंता का चित्र, जैसे माता और शिशु का चित्र वहाँ का बहुत फेमस है। पूछ लेगा माता और शिशु का जो चित्र है वो कहाँ से, अजंता से है। एक बोधिसत्व पद्म पाणी, ये बुद्ध के बारे में है, ये भी एक चित्र बनाया गया बोधिसत्व पद्म पाणी, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी अजंता के चित्रों में शामिल है। तो ये एक प्रश्न बन सकता है। गुप्त काल में जो है एक चित्र जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी का चित्र। अगला जो है मोहरों, मोहरों से भी हमें पता चलता अपने इतिहास के बारे में, व्यापार का पता चलता मोहरों से, क्योंकि मोहर लगाई जाती थी एक जगह से दूसरे जगह, जब व्यापार किया जाता था मोहर लगा के भेजा जाता था, तो उससे ये पता चलता कि वहाँ के लोग व्यापार करते थे। धर्म का पता चलता था, कौन सा धर्म वहाँ पे है चल रहा है, कौन से धर्म के लोग रहते हैं। आर्थिक जीवन, उनकी इकोनॉमिक हालत कैसी थी ये भी पता चलता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बसाड़ से जो मिट्टी प्राप्त होती थी उस पर मिट्टी की मुहर बनाई जाती थी, वहाँ से पता चलता है कि वहाँ पे मिट्टी की मुहरें बनती थी। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में कहाँ से पता चलेगा, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ से। बौद्ध जैन साहित्य से भी साहित्यिक स्रोत का पता चलता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे, टॉपिक के अंदर जाएंगे आने वाले चैप्टरों में। हालांकि अभी इसका पार्ट 2 भी बनेगा कि हमें अपने इतिहास के बारे में, पार्ट 1 था कहाँ कहाँ से पता चला है। हम अपने भारतीय इतिहास के स्रोत ये हैं, अभी कुछ और बताएंगे। अभी बहुत कुछ इनके बारे में हम डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं जो आपके पेपर के व्यू से अच्छे हैं। ये अपना अपना तरीका है, हर किसी का कोई अलग तरीके से पढ़ा रहा है, कोई अलग तरीके से। मेरा भी ये तरीका है और मैं इसी तरीके से आगे आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरा तरीका और ये आपको लगता है कि ये जानकारी की बातें मैंने आपको बताई है जो आपके पेपर में काम आएंगी, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक ख़त्म करवा दिए जाए ताकि आपका जो है काम बन सके, आपका पेपर अच्छा हो जाए। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको बनाया जाए। और मैं इसी के साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था, एक भाई ने प्रश्न किया था कि आईबी की कट ऑफ क्या है। तो आईबी की कट ऑफ जो है स्टेट वाइज है, और स्टेट वाइज कट ऑफ जो है, और एक आईबी थोड़ा सा खुफिया है तो इसके बारे में सही से जानकारी भी नहीं मिल पाती। तो किसी को गुमराह ना करके मैं एक बात बताऊं, आज के टाइम में, कंपटीशन के टाइम में जो भी पेपर हो रहा है, जो भी पेपर हो रहा है, उस पेपर का टोटल मार्क्स का 80% मार्क्स आपके आ जाएंगे तो आप एक तरीके से सेफ फील कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कोई टाइम था जब 60% में काम हो जाता था, लेकिन अभी मेरा मानना है कि कम से कम 80%, मेरा मानना है कम से कम 80% मार्क्स आपके आने चाहिए। उसके ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और इसी तरह मेरा सहयोग करना है। और आपको वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।